वेलकम, स्वागत है सभी का। भूगोल में हम पृथ्वी का उष्मा बजट, टॉपिक था सौर विकिरण, पृथ्वी का उष्मा बजट और तापमान। इसमें हमने सौर विकिरण आपको समाप्त कर दिया ना। उसके बाद पृथ्वी का उष्मा बजट हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। उष्मा या उष्मीय ऊर्जा किसको कहते हैं? उष्मा या उष्मीय ऊर्जा जो है एक ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। कई प्रकार की ऊर्जा होते हैं, ठीक है। तुम लोग दौड़ते हो तो किस काम करते हो? वो भी एक ऊर्जा, पता है कि चलते हो ऊर्जा को काम करते हो। वो बोल रहे हो, वहाँ कहता है एनर्जी खपत हो जाए। गाँव में भी बोलता है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं तो वो भी बोलता है मत बोलो तबियत खराब है, एनर्जी लॉस हो जाएगा। अभी सुने हो? तो वो भी ऊर्जा, यानी ऊर्जा का कई रूप है। तो उष्मा या उष्मीय ऊर्जा जो है यह भी ऊर्जा का एक रूप है। इसका निर्माण ताप के कारण ही होता है, ताप के कारण। अब किसी पदार्थ का ठंडा या गर्म होने की प्रक्रिया में, किसी पदार्थ का ठंडा और गर्म होना दोनों में की प्रक्रिया में जो उष्मा होती है, ठंडा होना भी उष्मा का ही कारण है। उष्मा लॉस होगा तो ठंडा होगा, उष्मा अधिक होगा तो क्या होगा? गर्म होगा ना। यानी किसी पदार्थ का ठंडा या गर्म होने की प्रक्रिया में जो उष्मा होती है उसे क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा किसको कहते हैं? किसी पदार्थ, ये पदार्थ मान लीजिए ईटा है, ईट है, ईट का एक इकाई ले लीजिए, एक क्षेत्र में कहीं पे एक इकाई। किसी पदार्थ का इकाई मात्रा का ताप, यहाँ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी ई कोना का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? विशिष्ट उष्मा। क्लियर हो गया ना? ये जो बनाए चित्र इसको ईट समझ लो, ईटा, ईट एक उदाहरण समझने के लिए। पृथ्वी का उष्मा बजट किसको कहते हैं? सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्य तप, पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण की रूप। अच्छा बताओ, सूर्य कैसा विकिरण उत्पन्न करता है? लघु या पार्थिव? लघु। याद, आपको याद हो गया कि सौर विकिरण से हमें जब पृथ्वी पे आता है तो हमेशा लघु तरंग दैर्घ्य होता है। जब पृथ्वी के सतह पे, धरातल पे के बाद जब रिफ्लेक्ट होके वायुमंडल में जाता है या वातावरण में जाता है तो उसको कौन सा विकिरण होता है? पार्थिव विकिरण, जिसको दीर्घ तरंग कहते हैं। और वायुमंडल उसी दीर्घ तरंग से क्या होता है? गर्म होता है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकसित किए गए सुजाता का लेखा जोखा रखना। लेखा जोखा को क्या कहेंगे? पृथ्वी का उष्मा बजट। सूर्य से जो आया सौर विकिरण यानी लघु तरंग के रूप में, वो उष्मा बजट के, पृथ्वी का उष्मा बजट वो नहीं कहलाएगा। पृथ्वी का उष्मा बजट कौन कहलाएगा? जो सूर्य से जो लघु तरंग आया, पृथ्वी से जब रिफ्लेक्ट होके दीर्घ तरंग के रूप में जब वो प्रसारित होता है तब उसका लेखा जोखा को हम लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी का उष्मा बजट। क्लियर हुआ? पृथ्वी का उष्मा बजट का संबंध है सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण, पृथ्वी यानी पार्थिव विकिरण, लघु तरंग दैर्घ्य, क्या मालूम है? पार्थिव विकिरण से, पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से है पृथ्वी का उष्मा बजट। चलो लिखो। चलिए दूसरा हम देखते हैं पृथ्वी के उष्मा बजट में पृथ्वी का ऊर्जा। समझिए, दिव्य प्रकाश की तो किसको कहते हैं? दिव्य प्रकाश। प्रकीर्णन और परावर्तन का संबंध किससे है? सौर विकिरण, ठीक है। सौर विकिरण, सौर विकिरण के अंतर्गत प्रकीर्णन और क्या है? परावर्तन, ठीक है। सूर्य का प्रकीर्णन, सौर विकिरण का प्रकीर्णन और सौर विकिरण का परावर्तन। यहाँ शॉर्ट में हम प्रकीर्णन परावर्तन लिखे तो समझना, पृथ्वी का प्रकीर्णन परावर्तन नहीं, सौर, ठीक है।
तो सौर विकिरण का प्रकीर्णन और परावर्तन, यानी प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण वायुमंडल का कुछ सौर ऊर्जा पृथ्वी के सतह पर पहुंच जाता है। वह क्या कहलाता है? दिव्य प्रकाश। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? राखी झूठे बोल रही हो, नहीं समझ? प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण वायुमंडल में जो सूर्य ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा है, उस सूर्य ऊर्जा का कुछ अंश कहाँ पहुंच जाता है? पृथ्वी के सतह पे। तो वह क्या कहलाएगा? दिव्य प्रकाश। नहीं कहता है? अगर मान लीजिए कि 4 बेटा है किसी को, उसमें एक बेटा होनहार निकला, तो क्या कहलाता है? दिव्य प्रकाश। यानी वायुमंडल में कुछ सूर्य का ऊर्जा छन के आ गया पृथ्वी पर। तो किस कारण से छन के आया? प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण। उसको क्या कहेंगे? दिव्य प्रकाश। क्लियर हो गया ना? दिव्य प्रकाश। तो तुम दोनों दिव्य प्रकाश हो कि नहीं? एक तो नहीं है, हमको पता, तुम दोनों हो। चलो, अपने पिता का ताप ऊर्जा का पुनर्वितरण। ताप ऊर्जा का पुनर्वितरण हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर होता है। ताप ऊर्जा का पुनर्वितरण उष्णकटिबंधीयों से ध्रुवों की ओर। देखो, ताप ऊर्जा का वितरण पहले समझो। कहोगे कि सर यहाँ पुनर्वितरण है, तो वितरण कैसे होता है? तो ये सूर्य है, सूर्य से कहाँ आता है? पृथ्वी पे आता है ना, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाता है कहाँ? वायुमंडल। तो ये दोनों प्रक्रिया को वितरण कहेंगे। और वितरण यानी वायुमंडल, वायुमंडल में कौन कटिबंध है? उष्णकटिबंध, उपोष्ण कटिबंध है ना, कटिबंध। तो सूर्य से आया पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर इसको पार्थिव विकिरण या दीर्घतरंग कहते हैं, वायुमंडल में गया ना। तो यहाँ तक के प्रक्रिया को वितरण कहते हैं। वायुमंडल में आया मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में आया, उष्णकटिबंधीय या भूमध्यसागरीय क्षेत्र। वहाँ से अब ध्रुव की ओर जा रहा है, तो कौन क्या कहलाएगा? पुनर्वितरण। क्लियर हो गया? पुनर्वितरण। तो हमेशा पुनर्वितरण, ताप का पुनर्वितरण उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। क्लियर हो गया ना? ऐसा नहीं कि ध्रुवों से इधर। ताप का पुनर्वितरण हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। अब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? चलो, ऊर्जा का अक्षांशीय हस्तांतरण होता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में ऊर्जा का हस्तांतरण जो होता है, उसके लिए कोई ये माध्यम है, वायु नहीं तो जल। तीसरा नहीं, गैस नहीं या धूलकण, ये सब नहीं। ऊर्जा का अक्षांशीय हस्तांतरण हमेशा जल, वायु प्रवाह के द्वारा और अक्षांशीय हस्तांतरण का मतलब होता है उष्णकटिबंध से उपोष्ण, उपोष्ण से उधर जाएगा। या इसका सुंदर उदाहरण है जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। पढ़े हो? अभी तो तुम कल्पे कर रहे हो, अभी कहाँ वहाँ पूछेगी। हाँ, इस भूगोल में उसी में पढ़ाए हैं, मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा जलधारा। पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बने रहने का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रहने का क्या कारण है? नहीं ऊष्मा संतुलन बना रहेगा तो सब नष्ट हो जाएगा, पूरी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, मनुष्य, जीव, प्राणी सभी। तो पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बने रहने का कारण क्या है? कि पवने तथा समुद्री धाराएं द्वारा, पवने तथा, पवने मतलब और समुद्री धाराएं मतलब, क्लियर हो गया? द्वारा ऊर्जा का प्रवाह उष्णकटिबंधीय से, ये सिद्धांत बताए, ये प्रैक्टिकल ही हो गया। ये सिद्धांत हुआ ना कि ऊर्जा का अक्षांशीय हस्तांतरण हमेशा वायु प्रवाह और जल प्रवाह के द्वारा होता है। तो इसका प्रैक्टिकली उदाहरण कैसे समझोगे? तो पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बने रहने के कारण पवने मतलब
और समुद्री धाराएं मतलब जल प्रवाह। तो पवने और समुद्री धाराएं द्वारा हमेशा ऊर्जा का प्रवाह उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों की ओर होता है, इसलिए पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बना रहता है। पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन क्यों बना रहता है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे, जल का विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? स्थल भाग। जल भाग की तुलना में स्थल भाग हमेशा क्या होगा? कम ऊष्मा होता है या गर्म कम रहता है, और जल भाग में ऊष्मा अधिक। इसका क्या कारण है? कि स्थल भाग जल्दी गर्म हुआ जल्दी ठंडा होता है, इसलिए यहाँ ऊष्मा कम पाया जाता है। जल भाग में ऊष्मा अधिक होता है। जल भाग में स्थल भाग की तुलना में जल भाग में ऊष्मा अधिक होता है, इसलिए उसे जल की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्यों? स्थल भाग में ऊष्मा जल भाग की तुलना में कम क्यों होता है? क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म हुआ और जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन स्थल भाग और जल भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यानी यहाँ ठंड एवं गर्म होने की प्रक्रिया मंद होता है। मंद मतलब धीमा, मंद बुद्धि मतलब धीमा बुद्धि। बरदराज कौन है इसमें? कौन बरदराज है भाई? कोई नहीं। बरदराज पंजाब का रक्षा। चलो देखो, चलिए पृथ्वी के ऊष्मा बजट में हम लास्ट बताने जा रहे हैं कि ऊष्मा बजट की प्राप्ति का साधन क्या है। इसको तुम अच्छे समझ होगे, तुम समझोगे तो आसान हो जाएगा, कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आराम से मान लो कि प्राप्त होने वाले कुल ऊष्मा इकाई कितना माना? 100 माने। पृथ्वी के ऊष्मा बजट में कुल ऊष्मा इकाई कितना माने? 100। 100 में 35 इकाई का परावर्तन और 65 इकाई का अवशोषण। यानी पृथ्वी पर जो ऊष्मा है उसमें सबसे अधिक परावर्तन होता है या निष्कासन अवशोषण होता है? अवशोषण। पहला क्लियर हो गया है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, जो ऊष्मा बजट नजर आ रहा है, उसमें सबसे अधिक क्या होगा? अवशोषण या परावर्तन? अवशोषण होता है। क्लियर हो गया? 65 इकाई। एग्जाम में 35 इकाई नहीं लिखेगा, ये मान लिया है भूगोल बेटा ने। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे अधिक अवशोषण होता है परावर्तन की तुलना। अब परावर्तन जो होता है पृथ्वी के ऊष्मा बजट में, जो परावर्तन होता है, कैसे कैसे परावर्तन होता है? बादल द्वारा, पृथ्वी के हिमछादित सतह द्वारा। पृथ्वी की हिमछादित सतह मतलब जहाँ पे बर्फ, यानी बर्फ परावर्तन का भाग है कि अवशोषण का? बादल परावर्तन का। वायुमंडलीय परिकीर्णन किसका भाग है? परावर्तन का। यानी परावर्तन, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में परावर्तन के रूप में जो ऊष्मा प्राप्त होता है वो कहाँ कहाँ से? पृथ्वी पर ऊष्मा जो प्राप्त होता है वो परावर्तन के रूप में, अवशोषण के रूप में। क्लियर हो गया? तो परावर्तन के रूप में कहाँ कहाँ से पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होता है? बादल से, पृथ्वी के हिमछादित सतह से, बर्फ से, और वायुमंडलीय परिकीर्णन से। इसमें सबसे अधिक किससे और सबसे कम? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? तो ये इकाई है ना। अब अवशोषण, अवशोषण कहाँ कहाँ से होता है? वायुमंडल से अवशोषण भी होता है और पृथ्वी के सतह से। अवशोषण का 2 भाग है। अवशोषण पृथ्वी के ऊष्मा बजट में अवशोषण वायुमंडल द्वारा और पृथ्वी के सतह द्वारा। इसमें सबसे अधिक किसके द्वारा? पृथ्वी के सतह द्वारा। पृथ्वी के सतह से रिफ्लेक्ट, सतह के द्वारा कितना इकाई अंतरिक्ष में चल जाता है? नहीं बताए थे कि रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है? अंतरिक्ष में। बताए थे ना? धूल कण से भी रिफ्लेक्ट होकर जाता है ना? बताए थे ना? अब 34 इकाई
किसमें अवशोषण हो जाता है? पृथ्वी का सतह से जो ऊष्मा निकलता है तो 17 इकाई कहाँ चल गया, और जो बचा वो कौन ले लिया? वायुमंडल ले लिया। क्लियर हो गया? अब वायुमंडल लिया तो वायुमंडल में जो लिया तो कैसे कैसे लिया? विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा और संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा। वायुमंडल जो अवशोषण करता है ऊष्मा का, कैसे कैसे करता है? विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा और संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा। अब बन जाएगा, पहले हवा भी नहीं लगता है। ये पूछा क्या? अब क्लियर हुआ ना कि नहीं क्लियर हुआ? किसको नहीं हुआ? हो गया? तो चलो, ये था पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसको आप लोग रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ ही में आ ही गया होगा। और ये अगर रिवीजन करते हैं, अच्छे से समझते हैं, तभी प्रश्न बनेगा, नहीं तो हवा में उड़ेगा एग्जाम में। पूछा क्या, कहाँ से पूछा? तो चलिए, अगला क्लास हम लोग क्या बताएंगे? एलिबडो। एलिबडो। तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।